है चरख जब से अब लके अय्याम पर सवार, रखता नहीं है दस्ते अना का बेकरार। ये शेर है जो वो किसके कसीदे से लिया गया है, यहीं से सीधे बात शुरू करते हैं। और 80 ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या किसी भी उर्दू एग्जाम के उत्तर प्रदेश के अंदर, तो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आज की वीडियो होने वाली है। इसमें आंसर जो सही होगा वो होगा मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। अब याद रखना है कि इसके अंदर 81 कुल मिलाकर अशार हैं और इसका दूसरा शेर भी आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि दोनों को 4 मिसरे देकर के इनकी तरतीब लगाने को लगातार वो दे रहे हैं। तो ये मतलब है 81 इसमें अशार हैं टोटल, और दूसरा इसमें शेर है जिनके तवीले बीच कोई दिन की बात है, हरगिज इराकी अरबी का ना था शुमार। दरअसल मुगलिया सल्तनत जो है वो पूरी तरह से उसका डाउनफॉल हो गया था, बर्बाद हो गई थी, और उसके जो बादशाह थे वो नंबर 1 के निकम्मे और निठल्ले हो चुके थे जब सौदा ने अपना होश संभाला। तो जब इन्होंने अपना होश संभाला था तो स्थिति बहुत खराब हो गई थी मुगलिया की, और उसी वजह से उन पर तंज, मुगलिया सल्तनत पर तंज करने के लिए घोड़े को तमसील बना करके ये कसीदा लिखा था सौदा ने। और यही वजह है कि इसमें आपको ये शेर देखिए कि चरख जब से अबलक है, या अबलक मानी ही घोड़ा होता है। और इसी तरह से इसमें जो दूसरा शेर इन्होंने कहा है कि जैसे जिसके तवीले बीच कोई दिन की बात है, जो तवीलों में बड़े बड़े महंगे महंगे घोड़े रहते थे, अब इराकी अरबियन घोड़े जो हैं वो सबसे महंगे माने जाते हैं, वो रहते थे। और हालत ये हो चुकी है कि अब इनकी स्थिति कतई एकदम मरे हुए, कतई बद से बदतर घोड़े जैसी हुकूमत की हालत हो चुकी है। तो हुकूमत अपने घुटनों केवल जो है वो कढ़िल रही है। वजह सिर्फ इतनी सी थी कि औरंगजेब की जो है इंतकाल हुआ था, आपको याद रखना चाहिए जीएस के हिसाब से भी 1707 में इसका इंतकाल हो गया। और मुगलिया सल्तनत को सबसे ज्यादा फैलाने का काम जिसने किया है वो औरंगजेब ने किया है, ज्यादा एरिया में फैलाने का काम, और मुगलिया सल्तनत को बर्बाद करने में भी काम औरंगजेब ने किया है। वजह सिर्फ इतनी है कि 97 साल 96 साल की एज हो चुकी थी औरंगजेब की, और फिर भी उसके अंदर सत्ता की लालच नहीं जा रही थी। और सत्ता की लालच न जाने की वजह से 97 साल का व्यक्ति, इंसान गद्दी पर बैठा हुआ है दिल्ली की, जिससे अपने दम पर उसे हिला भी नहीं जा रहा और वो शासन चला रहा है। और जबकि उसके लड़के खुद 70-75 साल के हो चुके हैं और उनको कोई जानकारी हुकूमत की नहीं। इसी वजह से जब एकदम औरंगजेब मरा तो उसके बाद उसके लड़कों ने उसकी हुकूमत को नहीं संभाल पाया। और यही वो दौर था जब सौदा की पैदाइश हो गई। 1712 में सौदा पैदा हुए और ये हुकूमत जो है मोहम्मद शाह रंगीले के दौर में बहुत ज्यादा खराब हो गई। इसी वजह से उसी टाइम पर जो सौदा थे इनकी उम्र लगभग 40 साल की थी। तो उस दौर में ये कसीदा लिखा है। बहुत ज्यादा चीजें इस पर ना बात करके मुख्तसर करते हैं, लेकिन जितनी जानकारी मैंने दी इतनी समझ लीजिए। इसके बाद एक बंदा जो है वो ज़ौक है। ज़ौक ने भी मुगलिया सल्तनत के लिए कसीदे लिखे, लेकिन वो तारीफ में लिखे, और ये लिखे गए हैं कसीदे लगभग 150 साल बाद मुगलिया सल्तनत, यानी 1707 से लेकर के और 1857 की जो क्रांति हुई, तो वहां पर बहादुर शाह जफर है। और बहादुर शाह जफर की भी हालत बिल्कुल के सेम टू सेम औरंगजेब वाली हालत थी। यह भी बहुत एज का बंदा था जो गद्दी पर बैठा और अपने लड़कों को गद्दी नहीं दे रहा था। तो यहां से एक सबक भी हमें लेना चाहिए कि वक्त आने पर अपनी हुकूमत, अपनी ताकत जो है वो ट्रांसफर जरूर कर देनी चाहिए अपने बच्चों में या अपने साथियों में, ये वो जो भी आप संभाल सकता है उसको। तो इसमें जो है ज़ौक ने खूब तारीफ की। ज़हे निशात अगर कीजिए उसे तहरीर, तो ये वाला अगर कसीदा आपसे पूछा जाता है ज़हे निशात वाला, तो वो आपको याद रखना है और ज़ौक का लिखा हुआ है। ज़हे निशात अगर कीजिए उसे तहरीर, आया हो खामे से तहरीर नगमा जाए शरीर। ये वाला आपको याद रखना है, ये ज़ौक का लिखा हुआ है और सेहत याबी के लिए लिखा था कसीदा। इन दोनों कसीदा को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता देता हूं। और ये बहादुर शाह जफर की तारीफ में है। कुल मिलाकर के जो मैंने ज़ौक का कसीदा बताया है, जिसमें ज़हे निशात अगर कीजिए उसे तहरीर, इसमें तो पूरे कसीदे के अंदर 3 मतले हैं और 100 अशार हैं। ये बात आपको याद रखना चाहिए। उम्मीद करता हूं इतना याद रहेगा। बाकी गालिब का नाम आपको अगर दिखाई दे रहा है तो गालिब ने भी कुल मिलाकर के 8 कसीदे लिखे हैं। 2 मतलब इन्होंने हजरत अली की शान में लिखे हैं, 2 जो हैं वो बहादुर शाह जफर के लिए लिखे हैं, बाकी 4 जो हैं वो इन्होंने अंग्रेजों के लिए छोटे छोटे कसीदे लिखे हैं। मोहसिन काकूर भी नीचे आपको दिख रहा है, वो नातिया कसीदा लिखे। मोहसिन काकूर भी जो है उसको याद रखना, उसने जो है वो नातिया कसीदे लिखने का काम किया है। अब अगला सवाल देखिए। सवाल है मिर्जा गालिब के वालिद अब्दुल्ला बेग किसकी फौज में कामदार थे? कमांडर जो हैं वो किसकी फौज में थे? ये जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए। और जिस बच्चे ने दिया होगा सेकंड, यानी राजा बख्तावर सिंह का नाम आपको याद रखना है। तो राजा बख्तावर सिंह जो हैं उनके दौर में ये कसीदे उनके दौर में ये कमांडर रहे हैं, वहां पर ये सिपाही थे। ये चीज याद रहेगी। दूसरी बात यहां से आपको याद रखना है कि गालिब की पैदाइश, गालिब के इनके वालिद जो हैं उनका इंतकाल गालिब की कितनी उम्र में हुआ है? तो 5 साल में हुआ, ये पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना चाहिए।
अगला सवाल देखिए, उर्दू का पहला रोजनामा यानी उर्दू जो गाइड था वो किस शहर से जारी हुआ था? ये आपको याद रखना चाहिए। उम्मीद करता हूं सभी का देखिए रिसाले से मुतालिक एलटी ग्रेड के अंदर 3 से 4 सवाल आने वाले हैं। बहुत अच्छी तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर अपनी बुक शाहीन दिख रही है, इसमें रिसाले शहर व शहर दिए गए हैं, 27 पेज में नोट्स है और बाकी इसमें सब प्रैक्टिस दी गई है। खूब प्रैक्टिस लगाइए, प्रैक्टिस ही फंडा होता है आसानी से एग्जाम को निकालने का। स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, उस पर कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं। बहुत सस्ती ये बुक आपको मिलने वाली है, आपके घर पहुंच जाएगी। इसमें आंसर जो सही होगा वो होगा कलकत्ता। आपको याद रखिए कलकत्ता से ज्यादातर जो है रिसाले निकले थे, उसकी वजह है ये है कि सबसे पहले प्रेस जो है या इल्म का जो अंग्रेजी जो कल्चर था उसका डेवलपमेंट ज्यादा से ज्यादा कलकत्ता में हुआ था। तो इनकलाब भी लगभग सबसे पहले कलकत्ता ने ही अखबारों के जरिए करना शुरू करा, वैसे तो अलग अलग जगहों का है। अब ये सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जवाब इसमें ये देना है कि इसमें सही आंसर सभी दिए गए हैं, आपको गलत जुमरे की तलाश करनी है। गलत इनमें से कौन सा है? देखिए, आतिश बुलंद दिल की ना थी वरना ए कलीम, तो ये वाला मिसरा तो आपको मालूम होगा, बिल्कुल सही है, ये मीर का ही है। आतिश बुलंद दिल की ना थी वरना ए कलीम, सदकोहे तूर जलवाए, पता नहीं क्या है, बहरहाल ये तलमी है इस शेर में, मुझे याद नहीं आ रहा पूरा शेर, तो ये मीर का ही है। अच्छा, दूसरा शेर इन्होंने दिया गया है, खिर्द का नाम जुनू पड़ गया, जुनू का नाम खिर्द। ये मिसरा भी आपको मालूम होना चाहिए, हसरत मोहानी का है। शेर आपको मालूम होना चाहिए कि ये जितने मिसरे दिए गए हैं इनके शेर जरूर याद कर लीजिएगा पूरा। तो खिर्द का नाम जुनू पड़ गया, जुनू का नाम खिर्द, जो आपका हुस्न चाहे वो करिश्मा साज करे, इस तरह से इससे शेर है, तरतीब मुझे जहन में नहीं आ रही। नीचे दिया है, दुनिया में हालो उम्मीद और रफ्त बशर न पूछ, बे इख्तियार आया बेखबर गया, ये शेर होगा। ये आपको याद रखना चाहिए, ये जो है फानी बदायूनी का ही शेर है। अब इसके बाद में अगला जो दिया गया है, सुना है रंग जमाने का एतबार नहीं, तो ये शेर, ये मिसरा गलत है। दरअसल ये मिसरा जो है वो या सगाना चंगेजी का दे दिया गया है, और गालिब शिकन या सगाना चंगेजी को कहा जाता है। तो ये आए हुए सारे सवालात हैं जो आपके सामने रखे जाते हैं। अगला सवाल देखिए कि सवाल है, हमने देखा ही था दुनिया को अभी उसके बगैर, हमने देखा ही था दुनिया को अभी उसके बगैर, लीजिए बीच में फिर दीदे तर आ गए हैं। ये किसका शेर है? उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए, फटाफट जवाब दीजिए। और ये शेर आपको मालूम होना चाहिए, यह है इरफान सिद्दीकी, बहुत मशहूर गजल है उन्हीं की, कि अब तो पहचान के हम शाम को घर आ गए हैं, और उसी गजल से ये लिया गया है। असगर गोंडवी के भी शेर आपको याद होना चाहिए, असगर गोंडवी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके मशहूर शेर जैसे, आलामे रोजगार को आसान बना दिया, जो गम हुआ उसे गमे जाना बना दिया, वो मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, वो लब कुशा हुए तो गुलिस्ता बना दिया। ये शेर आपको याद रहे किसका है? तो असगर गोंडवी का। जिगर मुरादाबादी को भी हर हाल में याद रखना, और जो इनके मशहूर शेर हैं पूछे जाते हैं, जैसे पीता वगैर इज़्न कब थी मेरी मजाल, दरपर्दा चश्मे यार की शैपा के पी गया। ये शेर कम से कम 4-5 बार वो रिपीट कर चुके हैं, तो कम से कम ऐसे शेर याद रहना चाहिए। या कलीम आजिज का आखिर नाम दिख रहा है, कलीम आजिज के भी मशहूर शेर आपको याद होना चाहिए, जैसे इस नाज़ और इस अंदाज से तुम हाय चले हो, एक रोज हमसे गजल कहलवाए चले हो, हम कुछ नहीं कहते कोई कुछ नहीं कहता, तुम क्या हो तुम ही सबसे कहलवाए चले हो, जुल्फों की तो फितरत है लेकिन मेरे प्यारे जुल्फों से ज्यादा तुम ही बल खाए चले हो। ये आपको ऐसे शेर याद होने चाहिए, हर शायर की 1-1, 2-2, जो 3-3, 4-4, 5-5 शेर जो फेमस हैं। या वो इसका है, जुदा मेरे दीवानेपन से दीवाने का क्या होगा, मुझे क्यों लोग समझाते हैं समझाने से क्या होगा, सुलगना और शह मल के जल के मर जाने से क्या होगा, जो मुझसे हो रहा है काम वो परवाने से क्या होगा, और मुनासिब है दुआए दस्त से अब खींचो हाथ खींचो है आजिज, ज़बां ही बेअसर है हाथ फैलाने से क्या होगा। ऐसी पूरी गजलें आपको याद होनी चाहिए। तो ये मैंने जो इनकी फेमस हैं, जो मशहूर गजलें हैं या मशहूर शेर हैं, वो मैंने पढ़ दिए। कम से कम इतने ही जहन में रहते हैं, तब भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगला ये सवाल दिया है, ख्यालात दरबाबे नज्म और कलाम मौजू किसका लिखा हुआ मजमून है? बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे मुतालिक हम पहले भी बात कर चुके हैं पिछली वीडियो में। देखिए, उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए। इसमें जितने आंसर आपको दिख रहे हैं, देखिए मेहंदी अफ़ादी जो है, मज़ामीन अफ़ादी को मैंने यूट्यूब पे कम से कम उसमें जितने भी मजमून दिए गए हैं उनमें सबसे 3-3, 4-4 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो हमने बता दी हैं, वो वीडियो में जरूर देखिएगा। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में, निरंगे ख्याल के बारे में जितने मजमून दिए गए आप पढ़ेंगे तो 400-400 पेज में है, पढ़ने में टाइम लगेगा। उसमें 3-3, 4-4 चीज़ें सबकी इंपॉर्टेंट है, पूछ चुका है। शिबली को भी मैंने बता दिया है, उनके मजमून जो भी हैं, मज़ामीन शिबली में 25 मजमून है, 25 पढ़ोगे टाइम लगेगा, तो उसकी चीज़ें। या रशीद अहमद सिद्दीकी के मज़ामीन रशीद में 20 मज़ामीन हैं, और 20 मज़ामीन में से 3-3, 4-4 चीज़ें हमने बता दी हैं, वो उतनी ही कम से कम देख लीजिएगा, तो आपका काम आसान होने वाला है। आप देखिए यहां पर जो सवाल है, उस सवाल का आंसर क्या होगा?
उम्मीद करता हूं इतनी देर में आपने सोच लिया होगा, सही आंसर के बारे में जान गए होंगे। फटाफट जवाब दीजिए। तो इसमें देखिए एक कंफ्यूजन फिर आज हम क्लियर करते हैं, हालांकि इससे मुतालिक हम बात कर चुके हैं। मोहम्मद हुसैन आजाद का नाम आपको याद है? मोहम्मद हुसैन आजाद के बारे में याद रखना है कि उन्हीं का लिखा हुआ मजमून है। देखिए अंजुमन पंजाब लाहौर की जब बुनियाद पड़ी तो बुनियाद से पहले ही अलग अलग डिफरेंट मुख्तलिफ मुशायरे हुआ करते थे और उसमें नसरी मजमून और साथ साथ में नज़में वगैरह पढ़ी जाती थी। तो एक आपको याद रखना है कि एक मुशायरा हुआ था, वो 19 अप्रैल 1874 को 19 अप्रैल 1874 को मुशायरा हुआ था। और उसी मुशायरे में 19 अप्रैल 1874 के मुशायरे में ही इन्होंने आज़ाद ने एक नज़म पढ़ी थी। वो कई बार पेपर में पूछी गई, पिछले वाले में भी हमने उस पर बात की थी। वो नज़म थी शब कद्र। तो शब कद्र इन्होंने कब पढ़ी है? तो वो पढ़ी है 19 अप्रैल 1874 के जलसे में। उसी जलसे में ये जो है मजमून भी पढ़ने का काम मोहम्मद हुसैन आजाद ने ये मजमून भी पढ़ा था, ये भी काम किया है। लेकिन बाद में हुआ क्या, तो 30 मई जब आई तो 30 मई को अंजुमन पंजाब का दूसरा मुशायरा हुआ और दूसरा मुशायरा हुआ तो उसका मौजू जो है वो जमनिस्तान रख दिया गया और यहीं से कह दिया गया कि अब मौजू के हिसाब से ही हमेशा मुशायरे होंगे। लेकिन इसकी तरतीब में जो अप्रैल का मुशायरा हुआ था उसको मान लिया गया सही। यानी अब पहला अगर आपसे पूछा जाए अंजुमन पंजाब लाहौर का पहला मुशायरा तो 29 अप्रैल 1874 को हुआ और उसमें टोटल, हालांकि वो कोई मंसूबा या कोई जरूरी जो टॉपिक रख करके नहीं हुआ था, वो ऑटोमेटिक ही ऐसे ऑटोमेटिकली उसमें मजमून दे दिया गया, ऐसे हो गया। तो उसमें जो मौजू रखा गया वो रखा गया बरसात, सबने बरसात पे, इसीलिए उसी में नज्म जो है वो आजाद ने शब कद्र पढ़ दी। लेकिन उसके बाद जब मई, अप्रैल के बाद जब मई आया तो मई में जो जलसा हुआ दूसरा जमनिस्तान उसका रखा गया टॉपिक, तो वहीं से कहा कि मौजू के हिसाब से होंगे, लेकिन गिनती जो है वो अप्रैल से शुरू करी गई। इसीलिए पहली जो हुआ है मुशायरा उसका मजमून जो मौजू जो था वो बरसात है और 19 अप्रैल 1874 है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगला देखिए साइंटिफिक सोसाइटी के कयाम का मकसद क्या था। अब आपको मालूम है साइंटिफिक सोसाइटी ये कयाम जो है ये किसने किया है, तो ये बात आपको मालूम है कि ये नाम आपको याद रखना है सर सैयद अहमद खान का। और इसका मकसद क्या था, तो अंग्रेजी से उर्दू में किताबों को तर्जुमा करना। मकसद याद रखिए, साइंटिफिक सोसाइटी जो गाजीपुर में कायम की गई थी तो उसमें क्या है, अब एक इसमें बड़ा लोचा हम आपको बताते चलते हैं कि 1864 में ये कायम की गई थी। अब 1864 यहां पर एक फैक्ट क्लियर करते हैं, रोज इस पे लफड़ा होता रहता है, आज इसे क्लियर करते हैं। 1864 में, दरअसल 1864 में ये कायम की गई साइंटिफिक सोसाइटी, इसको सभी मानते हैं, यानी एनसीईआरटी भी 64 ही मान रही, सारी चीजें हैं, टीजीटी वाले इसको 64 मानने को तैयार हैं। लेकिन एनटीए की नजर 62 पर है। 1862 वो हर तर्क एनटीए जो है यानी यूजीसी जो नेट कराती है एग्जाम, वो हर तर्क जो एनसीईआरटी से सही माने ये बिल्कुल नहीं। इसीलिए एनसीईआरटी की यहां पर बात को वो क्रॉस कर जाते हैं और वो 62 को मान लेते हैं। अब आपके सामने सवाल ये है कि 80 ग्रेड में ये सवाल अगर आए तो आपको 62 लगाना है, टीजीटी में अगर ये सवाल आता है तब आपको 64 लगाना है। वजह क्योंकि टीजीटी 64 पूछ चुका है, ये 64 जो है वो मान चुका है 1864 को। एलटी ग्रेड पहला बार एग्जाम लेने जा रहा है इतनी गहराई से, तो वो जो है जो एनसीईआरटी ने माना है, आई थिंक हमारे ख्याल से वो वही मानने की कोशिश करेंगे। तो एनसीईआरटी ने जो भी माना है आप एलटी ग्रेड में जो है वो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा तो अपना नजरिया है कि थोड़ा सा दिल पे पत्थर रख करके अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो तो इस क्वेश्चन को छोड़ देना ज्यादा भलाई है, खासतौर से एलटी ग्रेड में। उसकी वजह यह है क्योंकि दो आयोग हैं, अलग अलग चीजें मान रहे हैं। एनटीए 62 माने बैठा है, टीजीटी 64 माने बैठा है, हालांकि कई 64 भी मान रहे हैं, कई किताबें 62 ही मान रही हैं। और यहाँ एलटी ग्रेड का एग्जाम निगेटिव मार्किंग में होने को है, तो सीधे सीधे अगर आता है तो छोड़ी देने में ज्यादा भलाई मुझे लगती है कि पता ही नहीं क्या मान लेंगे, उनके मन की बात है। आप इसका एविडेंस देंगे तो वो दोनों में से कोई एक मान लेंगे, 62 मान लेंगे या 64 मान लेंगे। जब आप 64 का देंगे तभी वो 62 वाले को कह देंगे ये वाला सही है, ऐसा पहले हो चुका है। तो इस तरह से लफड़े में पढ़ने से ज्यादा अच्छा है। बहरहाल इसका मकसद आपको याद रहना चाहिए कि ये साइंटिफिक सोसाइटी का मकसद अंग्रेजी से उर्दू में किताबों को तर्जुमा करने का था। दिल्ली कॉलेज का मकसद आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तानियों को अंग्रेजी जबान सिखाने मकसद था। फोर्ट विलियम कॉलेज का मकसद था अंग्रेजों को उर्दू सिखाना। ठीक, क्लासों की जबान देखिए, दिल्ली कॉलेज में जो दिल्ली कॉलेज के अंदर जो क्लास होते थे उसकी जबान अरबी और फारसी थी। फोर्ट विलियम कॉलेज में जो क्लास हुआ करते थे, क्लास के अंदर उनकी लैंग्वेज इंग्लिश हुआ करती थी। और साथ साथ में जो ये साइंटिफिक सोसाइटी ये रिसर्च सेंटर के तौर पर है, तो इसमें कोई भी जबान हो सकती है अपनी बात कम्युनिकेशन करने के लिए, लेकिन अंग्रेजी की किताबों का तर्जुमा इसका मकसद ये है। अगला देखिए कि उर्दू का वो कौन सा पहला शायर है जिसने अपना दीवान एतवार
हुरूफ तहज्जी मुरत्तिब किया। देखिए मैंने कहा था कि ये सवालों की लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, भाषा को चेंज करके सवाल बना देते हैं। सीधा सा सवाल ये पूछना चाह रहा है कि दर्जा झेल में से जो आपको शोरा दिख रहे, इनमें सबसे पहले किसने दीवान मुरत्तिब किया, किसका दीवान आया है? तो आपको सभी को मालूम है कि वो दीवान आया है कुली कुतुब शाह का सबसे पहले, तो इसमें आंसर कुली कुतुब शाह सही है। अब हुरूफ तहज्जी का मतलब होता है तरतीब, यानी सिस्टमैटिक ढंग से, तो सिस्टमैटिक ढंग से कुली कुतुब शाह का ही आया है, वरना दीवानी कहां माना जाता था? कुली कुतुब शाह का वाले पहले से पहले जो लिखे गए हैं, कुली कुतुब शाह से पहले जिन्होंने लिखा है, तो वो दीवान कहां माने गए? तो दीवान माने इसलिए गए सिस्टमैटिक है, तो कुली कुतुब शाह ही लगाएंगे। लेकिन अगर सवाल शुमाली हिंद का पूछा जाए पहला दीवान मुकम्मल करने वाला दीवान को, तो वो फाइज दहल भी हो जाएगा। इसके बाद में अगर शाह हातिम को देखिए तो दीवाने ज़्यादा है, और इन्होंने अपना पहले जो दीवान था 1752 में ये दीवाने ज़्यादा इनका आया, और इन्होंने जो है वो इहाम वही के पहले लिए शेर लिखे, फिर बाद में इस्लाह ज़बान में आए, और इस्लाह ज़बान में आने के बाद में इन्होंने अपने दीवान को बदल डाला, तो दीवाने ज़्यादा उसका कर दिया। अब वली दखनी के बारे में तो आपको मालूम ही है, बहुत ज़्यादा चीज़ें क्या जानने की ज़रूरत है। आगे देखिए संग मील किसकी लिखी हुई तसनीफ़ है? तो संग मील उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होगा, और संग मील आपको याद रखना है, ये तसनीफ जो है ये लिखी हुई है अख्तर हुसैन रायपुरी की। हमारी शायरी अगर आपको याद रखना है मसूद हुसैन खान की है। मसूद हुसैन खान रिजवी अदीब की किताब इंपॉर्टेंट है। अनीस दबीर जो है वो भी किताब याद रखिए, इन्हीं साहब की है, पूछ सकता है। अच्छा इनके ताज रहते हिंद अगर आपसे पूछा जाए, तो मज़े हुस्ना पूछा जाए तो वो डिप्टी नज़ीर अहमद की है, नॉबेल इनके पता ही हैं, हार्ड जो टफ हो सकता है वो बता रहे हैं। मजनू गोरखपुरी के बारे में आपको मालूम है, तो खासतौर से अफसाना नाम की किताब इसने लिखी हुई है, वो आपको हर हाल में याद रहना चाहिए, पूछी जाती है इसलिए। आगे है लिसानी तहकीक किसकी लिखी हुई किताब है? तो लिसानी तहकीक उम्मीद करता हूं कि खलीक अंजुम है, अब्दुल सत्तार अदौलवी हैं, या फिर काजी अब्दुल सत्तार गफ्फार हैं, इम्तियाज अली ताज हैं, इम्तियाज अली अर्शी हैं। इसमें जो है वो सत्तार अदौलवी का नाम आपको याद रखना है, उन्हीं की लिसानियाती तहकीक किताब है। मतनी तनकीद अगर पूछा जाता है तो वो आपसे खलीक अंजुम की हो जाएगी, ये आपको याद रखना चाहिए। लैला के खतूत मजनू की डायरी अगर आपसे पूछा जाए नोबेल, तो ये लिखा हुआ है काजी अब्दुल गफ्फार का। काजी अब्दुल गफ्फार ने लैला के खतूत मजनू की डायरी में कितने खतूत शामिल करे हैं? तो 53 खतूत पे बात की है, 53 खतूत के जरिए ये नावल कंप्लीट किया है। इसके बाद में इम्तियाज अली अर्शी की अगर बात करी जाए, तो इनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, बाग़ उर्दू को इन्होंने मुरत्तिब किया हुआ है, दस्तूरुल फसाहत को इन्होंने मुरत्तिब किया हुआ है, या आपको मकातिब शाह गालिब को इन्होंने मुरत्तिब करके रखा है। ये चीजें आपको याद रहना चाहिए इम्तियाज अली अर्शी की। इम्तियाज अली अर्शी ने जो है वो क्या कहते हैं, रानी केतकी की कहानी को भी किया हुआ है, लेकिन रानी केतकी को कहानी पहले इनसे पहले मतलब जो है मौलवी अब्दुल हक ने भी कर दिया था। अगला सवाल है शोराए उर्दू के तस्करे किसकी तसनीफ है? तो शोराए उर्दू के तस्करे उम्मीद करता हूं सभी का आंसर याद रहना चाहिए। तो ये आंसर आपका सभी का आंसर सही होने वाला है, हनीफ नकवी। देखिए यहां पर भी बड़ी कंफ्यूजन है कि शोराए उर्दू के तस्करे आपसे पूछा गया तो हनीफ नकवी है। उर्दू के तस्करे अगर पूछा जाए, शोराए उर्दू के तस्करे मतलब यहाँ पे पूछा गया है शोराए उर्दू के तस्करे, तो हनीफ नकवी है। और यहाँ उर्दू शोरा के तस्करे अगर इसको पलट दिया जाए जुमले को, तो मीर हसन सही हो जाएगा। ये भी यहाँ पर तबकातुश शोरा अगर पूछ लिया जाए तो वो करीमुद्दीन का हो जाएगा। मालिक राम माहौसाल अगर पूछ लिया जाए तस्करा, तो वो मालिक राम का हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मालूम होंगे ये सब। आगे देखिए एक तवील मुलाकात किस सिनफी हैसियत क्या है? अब एक तवील मुलाकात, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, अंदाजा लग जाएगा। तो बहुत आसान है, मुलाकात का मतलब मुलाकात हम किसी से करने जाते हैं तो सफ़र ही करके जाते हैं, ये सफ़रनामा है, ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। कुछ ऐसी तसानीफ़ें होती हैं ऊट पर टांग, जैसे जिंदारूद, उसका सिनफी हैसियत कई बार पूछ चुके हैं, वो याद रखिए, खुद नबिश्त है जिंदारूद। सवाने कभी कभी रख देते हैं, लेकिन आपको जो दिए जा रहे हैं वो तो मालूम ही होना चाहिए। आगे देखिए ये मीज़ान की सिनफी हैसियत देखिए, बड़ी अजीब अजीब तसानीफ़ें रख देते हैं ये इसलिए ताकि बच्चे का टेस्ट मजबूती से उसका IQ लेवल टेस्ट लेने लगते हैं, दिमागी परीक्षण करने लगते हैं बैठ के। ये आपका आंसर सही होने वाला है तनकीद। मीज़ान आपको मालूम होगा तनकीदी तसानीफ़ है, और ये फैज़ अहमद फैज़ की है, इसलिए तो सभी को मालूम होगा, आसान था। फैज़ अहमद फैज़ के बारे में जानना है तो तनकीदी उनकी किताब है। इस नज़्म में एक किताब आई थी, इस नज़्म में, वो भी तनकीदी किताब है, वो मीरा जी की है, आपको याद रहेगी। अब अगला सवाल है, मैं किताबे दिल में हाले गम लिखता रहा, मैं किताबे दिल में हाले गम लिखता रहा, हर वर्क एक बाब तारीख जहां बनता गया। ये शेर। फिर आप लोग कहने लगते हैं कि सर आप एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा जलील करते हैं, एग्जामिनर काम ही जलालत के करता है, इसलिए जलील करते हैं हम। देखिए ये अलग बात है कि मुझे उर्दू नहीं आती, लेकिन मुझे मेरी समझ का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, खुदा का ये शुक्र है, और तमाम ज़बानों पर है। ये देखिए यहाँ सवाल देखिए, इसलिए हम जलील करते हैं। एक बार मेरा जो है उनसे डिबेट हो जाना चाहिए, मैं चाहता हूँ।
देखिए यहां पर कितनी बड़ी बेवकूफी भरा सवाल है, और सवाल यह पूछा गया है कि ये शेर देकर के आपसे पूछा है कि ये कौन सी किताब में है। आप बताइए कि अगर मान भी लीजिए कि बच्चे ने हयात जावेदानी जो है, हयात जावेद होना चाहिए, जावेदानी क्या लिख दिया, हयात जावेद होना चाहिए, ये टाइपिंग गलत है, हयात जावेद मान लीजिए लिखी हुई है, आयात बजदानी जो लिखी हुई है, हयात जावेद नहीं, आयात बजदानी सही है, आयात बजदानी मान लीजिए लिखी हुई है, तो आयात बजदानी आपको मालूम है कि ये किताब किसकी है, ये शेरी मजमुआ है और ये लिखा हुआ है यासगाना चंगेजी का। अगर बच्चे ने आयात बजदानी को पूरा पढ़ भी लिया है तो क्या कोई एक शेर से यह बता सकता है कि यह शेर किस किताब में है? कोई भी एक शेर, आप कोई गजल रख दें तब तो कहा जा सकता है कि यह गजल किसकी है या कौन से किताब में है। जैसे गालिब ने अपनी तमाम गजलों में, हर शायर अपनी गजल के अंदर अपना मतलब मक्ता इस्तेमाल करता है, अपने नाम का इस्तेमाल करता है, तो कोई गजल उठा ली और उसके कई मजमुए हैं, जैसे फैज हैं, फैज के कई मजमुए हैं और हर मजमुए में उनकी गजल है और उस हर गजल में उनका नाम भी मिलेगा। तो कोई एक गजल मुकम्मल अगर उठाकर रख दो, ये पूछ लो कि यह गजल कौन सी किताब में शामिल है, तब तो कुछ तो गनीमत है। लेकिन एक शेर दे करके सीधे डायरेक्ट पूछ लेना कि यह किस मजमुआ में शामिल है, क्या आपको नहीं लगता यह बचकानी हरकत है? ये इसमें आंसर जो है वो गुले नगमा है, ठीक है मान लेते हैं, लेकिन गुले नगमा में सिर्फ एक शेर। आप देखिए शायर की रातें हैं और क्या कहते हैं इसकी गुलबदनी है, तमाम बहुत सारे मजमुए हैं, रूप है फिराक का, तो फिराक के अब नाम ऑप्शन दे दिया और उसमें एक शेर पूछ लो तो कैसे बता देगा? कोई गजल पूरी मुकम्मल हो तभी बच्चा बता सकता मिनिमम। तो खैर अब जो है सो है। आतिश, देखिए आतिश गुल, ये आपको पता ही है शेरी मजमुआ किसका है, जिगर मुरादाबादी का। निशात रूह ये भी पता है आपको, असगर गोंडवी का है। तो इनमें से कोई एक शेर देकर कर ये पूछना, ये मेरे समझ से बहुत बाहर है। ये आप मतलब सवाल नहीं बनाना चाहते हैं, दरअसल ये एक बचकानी हरकत कर रहे हैं। बाकी यहीं तक बात करते हैं, कोई भी गलती हो तो जरूर बताइएगा, आपका मशवरा हो तो दीजिएगा। स्क्रीन पे अपनी किताब दिखती है, इसको मंगा सकते हैं। थोड़ा सा आज हम ऊर्जा में नहीं बोले। शुक्रिया, खुदा हाफिज।